हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो आज जो लोग बैंकिंग वाले हैं उनको तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम बैंकिंग की कुछ टर्म्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, वीडियो के एंड में काफ़ी सारे एमसीक्यू है, काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन आज मैंने डाल के रखे हुए हैं यहाँ पर। तो उन सारे क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिएगा और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर। अब 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12 अक्टूबर को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली कोई फिक्स डे नहीं है ये, ठीक है, लेकिन अभी 12 अक्टूबर 2023 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड साइट डे, जिसको वर्ल्ड आई डे या फिर वर्ल्ड विजन डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हो गए? वर्ल्ड आई डे, वर्ल्ड विजन डे एंड वर्ल्ड साइट डे हम 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी थीम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लव यूर आईज एट वर्क। लव यूर आईज एट वर्क, ये इसकी थीम है। इस दिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। सबसे पहली बात कि वर्ल्ड साइट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे ग्लोबल इवेंट है, ये पूरे वर्ल्ड का इवेंट है, लेकिन ये सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर जो होता है, मतलब दूसरा जो गुरुवार है अक्टूबर महीने का, तब हम वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार ये 12 अक्टूबर को पड़ा है। क्लियर इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे थीम क्या है? तो लव योर आईज एट वर्क इस साल की थीम है। हमारी कंट्री में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। और यही वो डिपार्टमेंट है जो हमारे कंट्री के जो भी पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स को रन करने का काम करता है। वर्ल्ड साइट डे की शुरुआत 2000 में हुई थी। 2000 में इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। क्लियर है। तो हमें पता चल गया है कि आज मतलब 12 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड आई डे, वर्ल्ड विजन डे या फिर वर्ल्ड साइट डे। हर साल इसे सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपको रिगार्डिंग द आईबी। तो IBMTS यहाँ पर वैकेंसी आउट हो गई है। ठीक है, 14 अक्टूबर से फॉर्म फिल किए जाने हैं। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनकी वेबसाइट पे, मतलब www.mha.gov.in पे जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। एंड 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक बार क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा और अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं SSC जनरल अवेयरनेस के कोर्स के बारे में। ये कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और टारगेट करता है आपके 2024 के एग्जाम को। इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा जीए का, जिसमें जीए के सारे सब्जेक्ट्स आपको होंगे लास्ट 5 ईयर के PYQ के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कैसे आपको इस कोर्स को परचेज करना है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, रिचेस्ट इंडियन की एक लिस्ट पब्लिश की गई है, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट पब्लिश हुई है, जिसमें टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन के नाम देखने को मिलेंगे। और टॉप नंबर पे कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है, ठीक है, अंबानी ग्रुप के, रिलायंस के। तो बेसिकली ये टॉप नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे है गौतम अडानी, क्योंकि कुछ समय पहले आप लोगों ने एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी थी जो काफ़ी चर्चा में थी। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इनके शेयर्स में काफ़ी कमी आई थी, जिसके कारण अडानी ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पे चला गया है। वहीं साइरस पूनावाला की जो फैमिली है वो थर्ड पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बस टॉप 3 इंडियंस के नाम याद रखने हैं जो कि रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्सन जो न्यूज़ में है, उनका नाम है नवनीत मुनूत। ये है नवनीत मुनूत। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, 1995 में, एंड मुंबई महाराष्ट्र में आपको हेड ऑफिस मिल जाएगा। तो इसी बॉडी के चेयरमैन नवनीत मुनूत को बनाया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी कंट्री में एक गेम होता है जिसको हम IPL कहते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। उसमें कई सारी टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं और टीम्स के लिए पहले क्या होता है, ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, जिसमें जो टीम के मालिक होते हैं वो आते हैं, बिड करते हैं और प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करते हैं। ऐसा हमने IPL की कहानी में देखा है। वैसे ही यहाँ पे जो आपका प्रो कबड्डी लीग, मतलब आपका जो PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग जो होता है, उसमें भी इसी तरीके का काम होता है। ऑक्शन होते हैं, बिडिंग होती है, टीम मेंबर्स जो है प्लेयर्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली ऑक्शन हुआ है प्रो कबड्डी लीग के लिए। तो यहाँ पे सबसे महंगे जो कबड्डी प्लेयर बन चुके हैं वो है ईरान के मोहम्मद रेजा सादलूनी। तो मोहम्मद रेजा सादलूनी जो है वो ईरान के आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे, कबड्डी प्लेयर है और सबसे महंगे कबड्डी खिलाड़ी बन चुके हैं प्रो कबड्डी लीग में, जिनके लिए बिड की गई है। कितने की बिड हुई है? 2.35 करोड़ रुपए की यहाँ पर ऑक्शन में बिडिंग इनके लिए हुई है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के मनिंदर सिंह जो हैं वो आप देखेंगे, इन्हें बंगाल वॉरियर ने परचेज किया है 2.12 करोड़ रुपीस में। तो आपको इन प्लेयर की कंट्री याद रखनी है और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये याद रखना है। तो ये दोनों पर्सन हो गए। अब आगे बात करेंगे हम नेशनल एंड स्टेट स्कीम के बारे में। अब मैं जो स्कीम बताने जा रही हूँ, इस स्कीम को 2022 में लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली कुछ मॉडिफिकेशन किए इन्होंने अपने गाइडलाइंस में, जिसके कारण ये वापस से न्यूज़ में आ गई। तो न्यूज़ में कोई चीज़ होती तो हमें वापस से पढ़ लेना चाहिए, क्या पता हमारे एग्जाम में ही मिल जाए। इसलिए हम यहाँ पे श्रेष्ठ स्कीम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे श्रेष्ठ स्कीम। तो श्रेष्ठ एक रेजिडेंशियल एजुकेशनल स्कीम है। किसके लिए है? SC कम्युनिटी के लिए है, जो हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं जो अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में स्टडी करना चाहते हैं और पैसों की कमी के कारण या लोअर इनकम ग्रुप में होने के कारण वो अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी सारी फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होती है, तो उनके लिए बेसिकली इस रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2022 में, जिसका नाम है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म है स्कूल फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये यहाँ पर श्रेष्ठ स्कीम का नाम है। बेसिकली जो SC स्टूडेंट है उनके बेनिफिट के लिए इस स्कीम काम करती है और मकसद यही है कि जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना। इसके लिए CBSE के साथ जो है वो टाई अप भी हुआ है और CBSE और हमारे कंट्री में जो भी रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं बेसिकली उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ पर क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद ये बच्चे वहाँ पर इनरोल होते हैं। तो जो भी उनके रहने का और पढ़ाई का खर्चा आता है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेटोरियस बट पुअर SC स्टूडेंट, जो एकदम कह सकते हैं कि अच्छी बुद्धि वाले इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, SC कैटेगरी के हैं, पढ़ना चाहते हैं, पुअर फैमिली से हैं, उनके लिए बेसिकली ये श्रेष्ठ स्कीम है। इसके अंतर्गत हर साल एग्ज़ाम होता है और 3000 सीट्स पर ये एग्ज़ाम होता है। तो 9th क्लास और 11th क्लास में बच्चा इनरोल कर सकता है, तो उसको यहाँ पर 8th क्लास और 10th क्लास में क्या देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इस रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एक एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका नाम है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, ठीक है। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है फॉर द एडमिशन 9th एंड 11th क्लास में एडमिशन के लिए। इनकम ग्रुप भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है। SC कम्युनिटी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जो भी खर्चा होता है वो सारा डिपार्टमेंट देता है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे जो 3000 सीट्स की बात की है तो उसके लिए भी स्कूल का सिलेक्शन होता होगा, बिल्कुल, कि किसी स्कूल में हमें बच्चों को इनरोल करना है। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर है कि कोई भी स्कूल जो कि 5 साल से समय का पुराना है, मतलब 5 ईयर्स उसको हो चुके हैं एग्जिस्टेंस में आए। इसके अलावा लास्ट 3 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो 10th और 12th के क्लास का जो रिजल्ट है वो 75% से ज़्यादा हो, ऐसे स्कूल को यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल की कैटेगरी में लेकर वहाँ पर इनरोलमेंट किया जाता है इन बच्चों का। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत, MY भारत। कुछ बुक्स में आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो एक जगह कहीं लिखा होगा MY भारत, तो MY भारत भी यही है, माय युवा भारत, ठीक है। मैं इस स्कीम के बारे में
बात करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैबिनेट ने रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है एक ऑटोनोमस बॉडी तैयार करने के लिए, और इस ऑटोनोमस बॉडी का नाम क्या है, मेरा युवा भारत या फिर MY भारत, इस ऑटोनोमस बॉडी का नाम रखा गया है। अब क्या करेगी ये बॉडी, तो बेसिकली इस बॉडी का एजेंडा यही है कि जो हमारे कंट्री के यूथ है, यूथ के पास कई सारे आइडियाज़ होते हैं और वो किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, इसके अलावा स्टार्टअप्स में, इनोवेशन में, रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते, तो उनको एक उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनको एक उनके आइडिया को पहचानने के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस फॉर द यूथ टू रियलाइज देयर एस्पिरेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ विकसित भारत अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया जा रहा है यूथ के लिए, युवा के लिए, जहां पर वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को दे सकते हैं विकसित भारत को डेवलप करने में, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरा युवा भारत है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर यंग पीपल क्या होता है, यंग क्या है, युवा क्या है, तो 15 से लेके जो 29 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको युवा या यंग बोला जाता है। ऐसा डेफिनेशन डिफाइन है नेशनल यूथ पॉलिसी में। तो अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल यूथ पॉलिसी में यूथ की क्या डेफिनेशन है, तो आप कहेंगे 15 से लेकर 29 ईयर्स। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरा है इसी के अंदर एक और प्रोग्राम, यहाँ पर एक और कंपोनेंट ऐड किया गया है। जो किशोर बच्चे होते हैं, मतलब जो आपके एडोलेसेंट एज में है 10 से लेकर 19 ईयर्स के, उनको भी बेसिकली डाइवर्स फील्ड देना, किस तरीके से आप अपने करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाना है। लॉन्च कब किया जाना है, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जब हम एकता दिवस भी मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हम नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाते हैं। उसी दिन माय भारत या मेरा युवा भारत पोर्टल को, एप्लीकेशन को बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। तो यूथ डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 31 अक्टूबर को हम वापस से शॉर्ट न्यूज़ में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट से। तमिलनाडु की जो CM है MK स्टालिन, उन्होंने रिसेंटली समाधान स्कीम को लॉन्च किया है। तो समाधान स्कीम किसने लॉन्च की है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या है ये समाधान स्कीम, हमारी कंट्री में GST लागू होता है। ठीक है, जो लोग भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको GST पे करना होता है। लेकिन तमिलनाडु स्टेट में कई सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं या फिर कमर्शियल टैक्स होल्डर्स या ट्रेडर्स हैं, तो उन्होंने अभी तक उनके ड्यू काफ़ी ज़्यादा हो गए और लगभग 25,000 करोड़ रुपए के ड्यूज जो है वो पेंडिंग है। तो जल्दी से जल्दी जो कमर्शियल टैक्स या ट्रेडर्स हैं अपनी पेनाल्टी के साथ या कुछ कंसेशन के साथ अपने ड्यूज को फुलफिल कर सकें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिलीज करा सकें और जो भी डिस्प्यूट्स है उनको ईजिली तरीके से सॉल्व किया जा सके, इसलिए समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। समाधान स्कीम को लेकर आया है तमिलनाडु गवर्नमेंट और इसके अंतर्गत कई सारे कंसेशन भी हैं कि चलो इतना है, आपका इतना पैसा बन रहा है, इसमें इतना कम करके दे दो, इतना इंटरेस्ट पे दे दो। होता है ना, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, हमारा जब NPA हो जाता है, हमारा अकाउंट जब डिफ़ॉल्ट होता है, तो ब्रांच मैनेजर कहता है ना कि यार चलो ठीक है, थोड़ा कम करके दे दो, इसमें इंटरेस्ट कम करके दे दो। तो ऐसे कई सारे कंसेशंस होते हैं। तो वैसे ही कुछ कंसेशंस के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समाधान स्कीम। किसने लॉन्च की है, MK स्टालिन ने की है। हेल्प ट्रेडर सेटल देयर ड्यूज, पेनाल्टीज एंड इंटरेस्ट। इसमें बोला गया है कि जो भी ट्रेडर्स है जिनका ड्यूज 50,000 रुपीज़ से लेकर 10 लाख रुपए तक का है, तो वो जस्ट 20% जो है वो अपना पेनाल्टी के साथ अपना ये ड्यू पे कर सकते हैं। क्या लिखा है, अंडर द स्कीम ट्रेडर्स हुज ड्यूज आर बिटवीन 50,000 एंड 10 lakhs विल नीड टू पे जस्ट 20% ऑफ देयर ड्यूज। ठीक है, एंड पेंडिंग केसेस अगेंस्ट देम, तो केवल 20% ही आपको यहाँ पे ड्यू देना है, उसके बाद आप अपने पेंडिंग केसेस को जो है वो एंड कर सकते हो। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये स्कीम जो है वो 16 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 Feb 2024 तक ही है। इसी बीच में जो है कई सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 5 अलग अलग कैटेगरी में इन डिस्प्यूट्स को, इन पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया जाएगा बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, हम इतना नहीं जानना है कैसे केसेस है, क्या होगा क्या नहीं, हमें बस इतना जानना है
कि किसने लॉन्च की है और किस लिए लॉन्च की है, बस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गगनयान के बारे में। ठीक है, तो इसरो टू कंडक्ट फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर को पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करेगा इसरो। एक क्रू मॉडल को लॉन्च किया जाएगा, एक क्रू मॉडल दिखाई दे रहा है ना, इसे लॉन्च किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग की जानी है 21 अक्टूबर को। यही गगनयान जो हमारा मिशन है उसी का ये क्रू पार्ट है, जिसमें यही वही मॉड्यूल है जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को, 3 एस्ट्रोनॉट को हम भेजेंगे कहाँ पर, स्पेस में 400 किलोमीटर की हाइट पर। तो पहली बार में तो नहीं भेज सकते, पहले टेस्ट करना पड़ेगा फ्लाइट सक्सेसफुली हम लैंड करा पा रहे हैं कि नहीं, रिकवर हो पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर फाइनली क्रू मेंबर्स को भेजेंगे। तो ये पहली टेस्ट व्हीकल है या पहली टेस्ट फ्लाइट है गगनयान की, जो इसरो लॉन्च करने वाला है 21 अक्टूबर को। कहाँ से करेगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो इसरो विल लॉन्च ऑफ द गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट, जिसका नाम है गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1, जिसका नाम रखा गया है। इसे 21 अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल है। गगनयान मिशन को हमें बेसिकली जो है 2024 में लॉन्च करना है। इस मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, और जब हम फाइनली इस मॉड्यूल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लेंगे तो इसी मॉड्यूल के जरिए जो है हमारे एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में भेजेंगे अंडर द गगनयान मिशन। तो सबसे पहला मॉड्यूल में क्या है, अभी जो टेस्टिंग हो रही है उसमें हम अपने मॉड्यूल को लॉन्च करेंगे। मॉड्यूल को सेफली लॉन्च कराने के बाद उसको हम वापस से बे ऑफ बंगाल में जो है उतारेंगे, और उसके बाद वापस से उसको रेस्क्यू करेंगे। तो द टेस्ट इन्वॉल्व लॉन्चिंग अ क्रू मॉड्यूल टू द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में हमने क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया, उसके बाद इसे वापस अर्थ में लेकर आए, इसको टच डाउन कराया बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में जो इंडियन नेवी के पर्सनल्स हैं उनके द्वारा इस मॉड्यूल को रिकवर करके वापस लाया जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज होनी है। ठीक है, ये पहला फेज हो गया। जब सेकेंड फ्लाइट हम लॉन्च करेंगे तो सेकेंड फ्लाइट में हम व्योम मित्र को भेजेंगे, जो फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है। फर्स्ट फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट जो है व्योम मित्र है। तो व्योम मित्र को अगली फ्लाइट में हम गगनयान में भेजेंगे। जब इसको भी हम सक्सेसफुली इसी प्रोसेस को कंडक्ट करा लेंगे व्योम मित्र के साथ, तब हम फाइनली 3 क्रू मेंबर्स को 400 किलोमीटर की हाइट पर आउटर स्पेस में 3 दिनों के लिए गगनयान से भेजेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से अलग अलग फेजेस में रन होना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्पेस ऑन व्हील्स। यहाँ पे देखिए कॉलेज के कैंपस में ये बस लगी हुई है इसरो की, स्पेस ऑन व्हील, और यहाँ पर स्टूडेंट जा रहे हैं। अंदर जो भी सैटेलाइट्स हैं या रॉकेट हैं हमारे, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसरो ने विभा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका विज्ञान भारती ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करके स्पेस ऑन व्हील एग्जीबिशन किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इन अरुणाचल प्रदेश द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द कोलैबोरेशन विद विज्ञान भारती इज ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स। इसको ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 2 दिन तक ये एग्जीबिशन चलना है, जिसमें हमारे जो सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट के मॉडल्स हैं, लॉन्चिंग व्हीकल है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमने कभी लॉन्च किए, तो वो सारी चीज़ें इस एग्जीबिशन में लगाई जाएंगी बच्चों के लिए, और बच्चों को यहाँ पर दिखाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी स्टूडेंट को स्पेस के सेक्टर में भागीदारी को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, इनको तो सभी जानते हैं। कौन है ये? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम है शेख हसीना जी, और इन्होंने रिसेंटली 82 किलोमीटर पद्म ब्रिज रेल लिंक को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो पद्म ब्रिज आपको समझ में आ रहा है, जो पद्मा रिवर है, पद्मा ब्रिज वहीं पर होगा। ये बेसिकली पूरा ब्रिज जो है वो काफ़ी लंबा है, 169 किलोमीटर्स का है। इसका पहला फेज आया है विच इज़ 82 किलोमीटर, और रिमेनिंग जो है वो जून 2024 में लॉन्च किया जाएगा। सिंपल सा ऐसा है। अब हमारे लिए जानना ये है कि बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है। पहली चीज़ तो ये पद्मा ब्रिज जो कि एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है 82 किलोमीटर का। इसका पहला फेज इनॉग्रेट किया गया है शेख हसीना जी के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, और ये चाइना का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चाइना के असिस्टेंट से बेसिकली इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ठीक है ना, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये बात हमें जाननी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 169 किलोमीटर का ब्रिज है।
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 40 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो हो जाता है 82 किलोमीटर। तो ये 82 किलोमीटर का जो पहला फेज है ये इनॉग्रेट हुआ है। ये जो रिमेनिंग 87 किलोमीटर है इसको जून 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो पद्मा ब्रिज रेल प्रोजेक्ट है ये शुरुआत हुआ था 2018 जुलाई 2018 में, और इसकी डेडलाइन जो है वो जून 2024 है। ये जो पहला फेज अभी जो रिसेंटली शेख हसीना जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है वो ढाका से बांगा सेक्शन तक है। यहाँ से देखो ढाका से ये बांगा सेक्शन तक ये पहला यहाँ पर ब्रिज का फर्स्ट फेज इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं महात्मा गांधी जी की पिक्चर है, काफ़ी यंग इसमें पिक्चर आपको महात्मा गांधी जी की दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये उस समय की फ़ोटो है, मतलब कब के 1914 की फ़ोटो है, उसके बाद जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस इंडिया आने वाले थे। और पीछे जो आश्रम या फर्म दिखाई दे रही है वो टॉलस्टॉय फर्म है। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को रन करने के लिए, अपने नॉन वायलेंस मूवमेंट को रन करने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक आश्रम, एक फर्म ओपन किया था जो था आपका टॉलस्टॉय फर्म। तो उसी के सामने आपको ये महात्मा गांधी जी की पिक्चर दिखाई दे रही है। लगभग 8 फीट का ये स्टैच्यू है जिसको साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली अनवील किया है, इनॉग्रेट किया है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। क्लियर है? तो ये आश्रम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आश्रम के बारे में अगर बात करें तो इस आश्रम को 1910 में सेटअप किया गया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रही के लिए जो फॉलोवर्स थे नॉन वायलेंस के सत्याग्रही, उनके लिए इस फर्म को स्थापित किया गया था। बेसिकली महात्मा गांधी जी टॉलस्टॉय की राइटिंग वर्क जो थी उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी इंस्पिरेशन के बाद कि किस तरीके से आप कितना भी बड़ा एग्रेशन हो जाए, कितना भी बड़ा दंगा हो जाए या कोई भी आपकी पॉलिसी कितनी भी खराब हो, लेकिन आप किस तरीके से सत्याग्रह करके या फिर नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बातों को बनवा सकते हो। पुअर और वर्किंग क्लास को कैसे आप एक साथ ला के काम कर सकते हो, इक्वलिटी कैसे ला सकते हो पुअर एंड वर्किंग क्लास में। तो यहाँ पर जो टॉलस्टॉय की राइटिंग से उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर 1910 में इस आश्रम को स्थापित किया था साउथ अफ्रीका में। क्लियर है? और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 6 इयर्स वो वहाँ पर रहे भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेंगलोर एयरपोर्ट, नाउ होम टू द साउथ एशिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो ये जो एयरपोर्ट दिख रहा है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस कैंपस के अंदर साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल को ओपन किया जा रहा है। साउथ एशिया का ये पहला है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम। BIAL सेट अप साउथ एशिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल इन BLR एयरपोर्ट। तो साउथ एशिया का ये पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है, बेंगलुरु एयरपोर्ट में इसको ओपन किया जा रहा है। ठीक है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा हमको ये जानकारी दी गई है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसको तैयार किया जाएगा। इसमें कई सारे मतलब ट्रेनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से आप जो एयरक्राफ्ट से उनको रिकवर कर सकते हो, किस तरीके से उनको आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हो, रिकवरिंग कर सकते हो उसकी। यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेनिंग, हैंड ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब ट्रेनिंग देना है तो किसी को बुलाया होगा ना ट्रेनिंग देने के लिए, कोई टीचर तो चाहिए ना ट्रेनिंग देने, तो जर्मनी को बुला लेते हैं, जर्मनी यहाँ पे ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो जानकारी मिली है, जो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO हैं हरी महार, इनके द्वारा हमें जानकारी मिली है कि कुंज GmbH एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट जर्मनी, बेसिकली ये लोग भारत में आके यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और जो भी नॉर्म्स होंगे ट्रेनिंग के वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट, जिसको एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस, कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार ये होता क्या है। तो अगर आप लोग कभी ऐसा सुनते हैं कि भारत लगातार ना एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री में भेजी जाएं, मतलब निर्यात हो। एक्सपोर्ट को लगातार इंडिया प्रमोट करता है क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, विदेशी मुद्रा आती है, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है, देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इसलिए लगातार इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। ठीक है,
तो जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है ABC, 3 बड़ी बड़ी कंपनीज मान लेते हैं, और ये लोग प्रोडक्ट को, टॉयज़ है, शूज़ है, या कुछ ऑटोमोबाइल है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज भी होते हैं। तो यहाँ पे इन एक्सपोर्ट्स को करने के लिए इन एक्सपोर्ट हाउस को कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। इन्हें हम एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट या फिर स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट उन्हें लेने होते हैं। 5 अलग अलग स्टार्स या कैटेगरी में होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, डिपेंड करता है कि आपका लास्ट 3 इयर्स में कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, आपका यहाँ पे अकाउंट कितना है, तो इन आधार पे बेसिकली सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अभी क्या प्रोसीजर है, इस न्यूज़ को 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रोसीजर चलती है, किस तरीके से आपको ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट लेना है। तो सबसे पहली बात, जो एक्सपोर्टर होगा, जो इंडियन एक्सपोर्टर है, मान लेते टाटा ग्रुप है, वो इंडिया से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्टर को सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में के ऑफिस में ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा। ठीक है, किसके लिए, इस स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले DGFT में ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा। जब एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर अप्लाई करेगा, तो अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पर उसे एक और सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें इनके रेवेन्यू के बारे में हो, मतलब कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जिसमें आपकी रिपोर्ट हो कि आपका एक्सपोर्ट कितना रहा है। उसके बाद जो DGFT का रीजनल ऑफिस है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेटस सर्टिफिकेट को इशू करेगा, और विथिन 3 डेज इस सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाता है। तो अभी तक ये व्यवस्था चल रही थी हमारी कंट्री में। अब क्या होगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इतना माथापड़ी करने की ज़रूरत नहीं कि एक्सपोर्टर जाए, फिर उसमें अप्लाई करे ऑनलाइन, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिसिप्ट लगाए उसमें, फिर रीजनल ऑफिस काम करे और 3 दिन के बाद सर्टिफिकेट दे ना। अब क्या करना है, अब एक्सपोर्टर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर स्टेटस सर्टिफिकेट। अब एक्सपोर्टर को यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए, स्टेटस सर्टिफिकेट को लेने के लिए ऑनलाइन तरीके से या कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ऑलरेडी यहाँ पे इनके पोर्टल में रजिस्टर हो गए। ठीक है, तो जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री से, तो ऑब्वियस ही बात है, कंट्री का जो एक्सपोर्ट का डेटा होता है वो कंट्री के पास होता है, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। तो हर साल अगस्त के मंथ में हर साल खुद ब खुद इस सर्टिफिकेट को इशू कर देंगे। आपको बार बार इनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, मतलब सारी चीज़ें अब थोड़ा सा डिजिटल कर दी जाएंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करना है, एक्सपोर्ट को आसान करना है, ये इसका बेसिकली मकसद है। और जो बर्डन है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उनको भी ईजी करना है। तो अंडर द रिवाइज्ड अप्रोच, एक्सपोर्टर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर द स्टेटस सर्टिफिकेट। These certification will be automatically generated or granted each year on August based on the annual export figure। जो भी आपका एक्सपोर्टिंग फिगर है जो अवेलेबल होगा कहाँ पर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल होगा। तो इस मेथड से होगा क्या, जैसा कि मैंने बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्रेडिबिलिटी है एक्सपोर्टर की वो भी इन्हांस होगी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लियरेंस करने में भी आसान होगा, कस्टम क्लियरेंस भी आसान हो जाएंगे। तो काफ़ी बेनिफिट हमारे एक्सपोर्ट मार्केट को यहाँ पर मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी न्यूज़ है, तो आपको कहानी समझ में आई होगी कि न्यूज़ क्या है। ठीक है, पहले क्या मेथड चलती थी और अभी क्या मेथड करने की बात यहाँ पे की है। इससे रिलेटेड हम MCQ भी देखेंगे, MCQ भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ये ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट को यहाँ पर अनवील किया गया है, इस सिस्टम को अनवील किया गया है अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ठीक है, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसको जो है वो अनवील करने का काम किया है, और मैंने आपको मेथड बता ही दी है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो थोड़ा सा लार्ज थी, लिखा वही है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं IRDAI के बारे में। IRDAI मतलब क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने डिप्लॉय किया है बीमा वाहक। क्या डिप्लॉय किया है, बीमा वाहक। इनका मकसद है हर एक ग्राम पंचायत में, हमारे देश में जितनी भी ग्राम पंचायत है, हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक को डिप्लॉय किया जाएगा बाय December 31, 2024।
ये बीमा वाहक क्या होगा? तो बीमा वाहक का पहला काम तो जैसे कई सारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको केवाईसी वगैरह में डाउट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर अलग अलग एजेंसीज़ के अपने इंश्योरेंस स्कीम्स होती है ना, जैसे कि आप अगर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस देखें या फिर आप LIC के बारे में बात करें तो अलग अलग स्कीम्स होती है, तो उनके बारे में नागरिकों को बताना इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस को कैसे क्लेम करना है सिटीजन्स को नहीं पता होता है, तो उसके बारे में लोगों को बताना। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली कोऑर्डिनेट सर्विस है ये, जो कि इंश्योरेंस क्लेम करने में मदद करेगी सिटीजन्स की, बीमा वाहक, जिसका मकसद है इंश्योरेंस कवरेज और एक्सेसिबिलिटी को पूरी कंट्री में और स्प्रेड करना, एक्सपांड करना, ये इसका मकसद है। और इसमें जो सेंटर में रहने वाली हैं वो वीमेंस है। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है IMF ने वापस से इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट की है। पहले इन्होंने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% रहेगी, अब ये बोल दिया कि 6.3% रहेगी। नेक्स्ट है INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने भारत है हम एनिमेशन सीरीज KTV भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च किया है, जो हमारे अनसंग वॉरियर्स हैं जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया था, तो उनकी स्टोरी पे बेस्ड एक एनिमेशन सीरीज को बेसिकली लॉन्च किया है। इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आने वाले 5 सालों में हम स्पोर्ट्स में 3000 करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्चा करेंगे स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट है आउटलुक ग्रुप एंड IDFC फर्स्ट बैंक दोनों ने मिलकर एक रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है 40 आफ्टर 40। ठीक है, तो 40 आफ्टर 40 क्या है? तो आप कहेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट है। इसको आयोजित किया जाना है जनवरी 2024 में। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। किसकी मदद से? आउटलुक ग्रुप की मदद से। डन। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहली बात है कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। इन्होंने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कौन कौन से वो 3 जिले हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमन सिटी। ये 3 नए जिले बनने के बाद राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, कितने जिले हो जाएंगे राजस्थान में? तो पहले 33 थे, फिर 17 बना के 50 कर दिए, अब 3 और बढ़ा के 53 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है गर्ल चाइल्ड डे की थीम क्या थी? इंटरनेशनल ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे की थीम हमने क्या देखी थी? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरापुट काला जीरा राइस पुरानी न्यूज़ है, लेकिन रिवाइज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि कोरापुट काला जीरा राइस जो है उसे GI सर्टिफिकेशन मिला था, किस स्टेट में से कल्टीवेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ पर? ऑप्शन B ओडिशा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स? तो मैंने बताया था SC कैटेगरी, याद आया? आज ही हमने डिस्कस किया है शेड्यूल्ड कास्ट। ऑप्शन B। रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट, तो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी। ऑप्शन D। नेक्स्ट है Which city has inaugurated India's first solar-powered 23 किलोमीटर लॉन्ग कवर्ड सोलर रूफटॉप, जिसको हमने हेल्थ वे नाम दिया था, याद आया? मैंने आपको सिखाया था। कहाँ पर? हैदराबाद। ऑप्शन B। नेक्स्ट है नोकिया हमारे इंडिया का जो 6G विजन है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए एक 6G लैब को सेटअप करेगी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन A। नेक्स्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हमने 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या थी? क्या हो जाएगी? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ऑप्शन B। बीमा वाहक किसने डिप्लॉय करने की बात की है? हर एक ग्राम पंचायत में बाय दिसंबर 31, 2024। तो बीमा वाहक कौन डिप्लॉय करेगा? IRDAI, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट है। फिर है हु इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स? तो किसने इंट्रोड्यूस किए हैं ऑटोमेटेड स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने, और यहाँ तो नाम नहीं लिखा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन C पीयूष गोयल, अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑटोमेटेड स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट का? तो सबसे पहली ही बात मैंने बताई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करना, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जनरेट करना। कहीं मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीमा वाहक इनिशिएटिव। IRDAI ने जो बीमा वाहक इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसका मकसद क्या है? मकसद क्या है देखिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल फॉर इंश्योरेंस सर्विस। यहाँ पे मैन नहीं, अगर व्यूमेन होता तो हम ए को सही करते, लेकिन यहाँ पे मैन लिखा है तो मैन की बात नहीं है, व्यूमेन को सेक्टर को ज़्यादा सेंट्रिक किया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस कंट्री के प्रेसिडेंट को रिसेंटली डॉक्टरेट टाइटल दिया है फ्रॉम JNU? तो तंजानिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है किसे? श्रीलंका को। 2023 से लेकर 25 तक पूछा जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था। 1997 में, 1997 में, ऑप्शन बी। द मेन पर्पस ऑफ द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, मैंने आपको बताया है अभी हम अक्टूबर में इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने वाले हैं, फर्स्ट एडिशन है। मकसद क्या है? तो मकसद है लोगों को एडुकेट करना, टू एडुकेट पीपल अबाउट इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हाइफा पोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? 4 कंट्रीज हैं, जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें कल के सेशन में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।